पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने गैंग फूजी को पकड़ लिया होता है। उस वजह से उसे उन स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका था। लेकिन गैंग फूजी को पकड़ने की वजह से वहां पर जीमू नाम का एक एल्डर आता है जो यहाँ पर वांग को रोकने के लिए आया था। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जीमू के साथ फाइट करता है और बड़े बुरी तरीके से उसे मारता है, जिस वजह से तो जीमू वहां पर खत्म हो चुका था। इसके बाद वांग वहां से फूजियान और उसके बाकी जितने भी 9 पावरफुल कल्टीवेटर होंगे उन सभी को मारने के लिए निकल जाता है, ताकि उन सभी को मारने के बाद फूजियान के सेट को कमजोर किया जा सके। उसके बाद वो उसकी भी जान ले लेगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। बहुत ही हम वीरान जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी तरह का घर बना हुआ था और उस घर के अंदर टेंजी नाम का एक बंदा बैठा होता है। उसके पास 2 एल्डर लोग आते हैं। वो दोनों लोग जो आए थे यहाँ पर वो टेंजी को बता रहे होते हैं, हम में से एक है ये बंदा जिसका नाम फूयान है, ये यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया है क्योंकि तुम टैंग फैमिली के एक कोर मेंबर हो और हर बार इसी तरह का रूल बनाया जाता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई हरा देना तो तुम्हारी जगह वो ले लेगा और अब से वो बंदा तुम्हारी जगह को संभालने वाला बनेगा। इसलिए यहाँ पर फूयान नाम का बंदा तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया है। इससे अपना चैलेंज एक्सेप्ट करो और अगर तुम इसे हरा देते हो तो तुम्हारी पोजीशन टैंग फैमिली के कोर मेंबर में बरकरार रहेगी और अगर नहीं हरा पाते हो तो तुम्हारी पोजीशन वहां से हटा दी जाएगी। लेकिन टेंजी जो होता है वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि कौन लोग यहाँ पर आए हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि उससे पता था कि यहाँ पर कोई भी उससे पंगा लेते हुए उसकी कोर मेंबर की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं हटा सकता, चाहे वो बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। फूयान जब इस जगह को देखता तो वो एकदम हैरान रहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। आखिर इस टेंजी को इतनी ज्यादा अच्छी जगह कैसे मिली, यहाँ पर तो कितने सारे ट्रेजर वगैरह रखे हुए हैं, मैं कैसे भी करके आज यहाँ पर टेंजी को हरा दूंगा, उसके बाद से ये जगह मेरी हो जाएगी, मैं यहाँ से टेंजी को निकाल कर फेंक देने वाला हूँ। लेकिन टेंजी जो होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो बहुत बुरी तरीके से फूयान को मारता है। जिसके बाद हमें पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है जब टेंजी बच्चा था, वो उस टाइम पे भी इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। तो आज यहाँ पर कौन उसके सामने टिक पाएगा। बचपन से आज तक वो कोर मेंबर बना हुआ है क्योंकि आज तक उसे कोई हरा ही नहीं पाया है। कोई उसे हरा पाता तभी ना उसे यहाँ की जगह मिलती और टेंजी कोर मेंबर के पोजीशन से हटता, लेकिन आज तक वो हारा ही नहीं है। और ऐसा ही आज भी होता है, आज भी उसने फूयान को बहुत बुरी तरीके से मारा था। फूयान की तो हालत खराब हो गई होती है, वो एक भी अटैक टेंजी पे नहीं कर पाया था। उसके बाद देखते ही देखते टेंजी फूयान को मारकर उसकी सोल को अपने अंदर डाल लेता है, जिस वजह से उसकी पावर यहाँ पर बढ़ जाती है। ऐसे ही उसने अनगिनत लोगों को मारकर खा लिया है जो भी यहाँ पर उससे चैलेंज करने के लिए आते। आज फूयान की बारी थी तो उससे भी टेंजी ने मारकर खा लिया। ये बंदा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। खाने के बाद वो कहता है ये फूयान तो बड़ा ही टेस्टी था, मैं तो ऐसा टेस्ट डेली महसूस करना चाहता हूँ, रोज मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे लोग मिल जाए तो क्या ही बात हो। दूसरी तरफ हम फूजियान को देखते हैं जो दूसरे एल्डर के साथ बातें कर रहा था। वो कहता है टेंजी जो है वो हमारे 9 नेट्सन सोल लेवल के जो कल्टीवेटर हैं उनमें से एक है। माना कि उसके पास पावर बहुत ज्यादा है लेकिन अभी तक के उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को ब्रेक थ्रू नहीं किया है। उसी की तरह बाकी 8 भी नेट्सन सोल लेवल के जो कल्टीवेटर है वो हमारी टैंक फैमिली के मेन पिलर है, उनकी वजह से ही हमारी टैंक फैमिली खड़ी है। जब से ये टैंक फैमिली बनी तब से 6 ही बार जो अभी के कोर मेंबर है वो लोग हारे थे और वो बदले गए हैं। उसके बाद कभी भी कोई मेंबर बदला ही नहीं गया क्योंकि हमारे कोर मेंबर यानी कि नेट्सन सोल लेवल के जो कल्टीवेटर हैं उनको चैलेंज करने वाला कोई आया ही नहीं था। लेकिन ये जो टैंक जी है वो सबसे ज्यादा कम एक्सपीरियंस वाला बंदा है बाकी के 8 लोगों से। इसी बात का मुझे थोड़ा सा डर है, नए लोग उससे चैलेंज करने के लिए जाते तो वो उन्हें तो मार देगा, लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा पावरफुल आए तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। पर तब भी हमारे पास थोड़े दिनों का टाइम है, हम अगर इतने टाइम के अंदर मेहनत करें तो टैंक जी के साथ साथ 8 जो बाकी के नेट्सन सोल लेवल के कल्टीवेटर हैं वो सब अपना ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में पहुंच जाने वाले हैं, तब उन्हें हराने वाला कोई भी नहीं होगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोर मेंबर की पोजीशन बदलने वाली है। जहां तक कि मैंने सारे के सारे 9 लोगों को देखा है, मेरे हिसाब से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को ब्रेक थ्रू करने में, बस थोड़ा सा टाइम और मेहनत चाहिए। लेकिन तब दूसरा वाला जो एल्डर होता है उसे फूजियान की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है खाली तुम टाइम मांगते हो, कितना टाइम दो, 100 साल के करीब होने को आया लेकिन अभी तक के उन लोगों ने अपना नेट्सन सोल लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया। तुम ना अभी तक इस दीवारों के अंदर ही रहते हो, बाहर जाकर देखो कि बाहर के लोग कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। एक भी जो 9 पावरफुल कल्टीवेटर है टैंक फैमिली के
उन्होंने अपने थ्रेशहोल्ड को पार नहीं किया एक कोर मेंबर बनने के, लेकिन तब भी वो लोग यहाँ के कोर मेंबर बने हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाला बंदा या उससे कम हो तो वो कोर मेंबर बनने के लायक भी नहीं है, लेकिन तब भी देखो तुम्हारे पास सब लो लेवल के ही कल्टीवेटर हैं। खाली कह देने से नहीं हो जाता कि हम गिवन टाइम के अंदर उनका ब्रेक थ्रू करवा लेंगे। पुराने टाइम के हमारे जो एल्डर थे उन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हमारी टैंक फैमिली यहाँ पर नहीं खड़ी होती। कब का हमारी टैंक फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई होती। वेल्डर वहाँ पर फूजियान को धमकी देते हुए जाता है कि सिर्फ 100 साल का टाइम दे रहा हूँ, अगर 100 साल के अंदर तुम्हारे जितने भी 9 कल्टीवेटर हैं उन लोगों ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ब्रेक थ्रू नहीं किया ना, तो जो भी चीज तुम्हारे कंट्रोल में है इस टैंक फैमिली की सारी चीजें मैं तुमसे छीन लूंगा और तुम्हें भी टैंक फैमिली से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ये मैं बता नहीं रहा, वार्निंग दे रहा हूँ और ये वार्निंग तुम्हें समझनी पड़ेगी, वो भी अच्छे से। अगर तुम हमेशा के लिए टैंक फैमिली के लीडर बने रहना चाहते हो तो जो सुनकर फूजियान कह रहा होता है, सीनियर आप टेंशन ना ले, 100 साल का टाइम आपने बहुत ज्यादा दे दिया है, उसके अंदर ही मैं सभी का ब्रेक थ्रू करवाने में कामयाब रहूंगा और वो सारे के सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में पहुंच जाएंगे। हमारी टैंक फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को अब निकालने वाली है, सारे के सारे कल्टीवेटर अब बाहर पावरफुल बनकर आएंगे, उसके बाद देख लेना कि कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तब ये सुनकर दूसरा वाला एल्डर जो होता है वो कहता है, ठीक है जो तुम कह रहे हो ना वो चीज हो जानी चाहिए, वरना तो अंजाम तुम जानते ही हो। और इतना कहने के बाद दूसरा वाला एल्डर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद फूजियान जो होता है अपने पोते को याद कर रहा था, वही पोता जिसे वांग ने मार दिया था और उसे ही मारने की वजह से फूजियान ने वांग के पेरेंट्स और सभी को खत्म कर दिया। उसे याद करते हुए वो कह रहा होता है, अगर आज तुम यहाँ पर जिंदा होते ना तो तुम पहले वो मेंबर बनते जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ब्रेक थ्रू किए होते। मुझे पता था कि तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बंदा कोई भी नहीं था। सारे के सारे लोगों को तो स्पिरिचुअल रूट का जो फॉर्मेशन बना है उसकी मदद से पावर मिलती है, लेकिन तुम उसकी पावर के बगैर ही उन सबसे ज्यादा कमाल के थे। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो उसी मॉस्किटो बीच पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ रहा था। वो किसी वीरान जगह पर आ गया होता है, जहां आने के बाद वो सारी चीजें देख रहा था कि असल में दूसरा वाला जो स्पिरिचुअल रूट का फॉर्मेशन बना है वो कहाँ पर है। वो सारे के सारे स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को खत्म करना चाहता है। वांग वहां पर कह रहा होता है, अगर मैं सारे के सारे स्पिरिचुअल रूट का जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ दूं तो सभी के सभी नॉन नट्स एंड सोल लेवल के कल्टीवेटर को गुस्सा आएगा और उसके बाद वो मुझसे लड़ने के लिए आएंगे, तब मैं आसानी के साथ उन सभी को मार सकता हूँ। मुझे उन्हें ढूंढने की उस टाइम जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे और यही तो मैं चाहता हूँ। वो सोल वांग से कह रहा था, मास्टर आपने तो क्या लाइन कही है, मजा ही आ गया आपकी बात सुनकर, बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया। मैं खुद चाहता हूँ कि एक एक को मार डालूं और उसके बाद मैं उनकी सोल खा लूंगा, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। इसके बाद वांग जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है वो वुफेंग वैली नाम की एक जगह पर आ जाता है जो कि जाओ कंट्री की सबसे पुरानी वैली है और यहाँ का जो एक सेक्ट है वो हजारों सालों से यहाँ पर टिका हुआ है। उस सेक्ट को आज तक कोई भी बर्बाद नहीं कर पाया। वांग जैसे ही वुफेंग वैली के पास आता है उससे वहाँ पर कुछ डिसाइपल आपस में फाइट करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हीं में एक बंदा भी होता है जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद टैंक फैमिली का ही मेंबर है। वो वहाँ पर वुफेंग वैली के जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी से फाइट कर रहा था। उसमें से एक सीनियर डिसाइपल भी होता है जो कि वुफेंग वैली का काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, लेकिन तब भी वो जो दूसरा वाला बंदा था उससे टकरा नहीं पा रहा था। वो बंदा सीनियर डिसाइपल से कह रहा था, क्या हुआ तुम्हारे मास्टर वगैरह तुम्हें कुछ सिखाने का काम नहीं करते क्या? ऐसे ऐसे लूजर डिसाइपल को वुफेंग वैली के अंदर रखा गया है, इतनी पुरानी वैली होकर भी तुम्हारे पास कोई भी ढंग के डिसाइपल नहीं है। जो सुनकर सीनियर डिसाइपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर अपने भाले को एक्टिवेट करते हुए दोबारा से उस बंदे की तरफ जाने लगता है ताकि इस बार वो उसे मजा चखा सके। जिसके बाद वो सीनियर डिसाइपल और दूसरा वाला बंदा दोबारा से आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिन सभी की फाइट दूर खड़े एल्डर देख रहे थे कि कौन यहाँ पर जीत रहा है, किसके पास ज्यादा पावर है। वुफेंग वैली के जो एल्डर होते हैं वो कह रहे थे, तुम्हारे टैंक फैमिली का जो मेंबर है वो किसी तरह के आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर तो डिसाइपल की पावर देखी जानी थी ना, तो आखिर तुम्हारा डिसाइपल इस तरह के वेपन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? जिस पर टैंक फैमिली का जो एल्डर होता है वहाँ पर वुफेंग वैली के एल्डर से कह रहा था, ये हमारे सेट का रूल है, जो भी डिसाइपल पावरफुल बनता है उसे अपना ट्रेजर चुनने दिया जाता है। वो उस ट्रेजर या फिर वेपन का इस्तेमाल जब चाहे कर सकता है। वैसे भी इस फाइट में कोई रूल नहीं बना था कि कोई भी अपना पर्सनल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तुम अपने डिसाइपल को भी देख लो, वो भी तो वहाँ पर भाले का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसके बारे में कुछ कहा क्या? और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि हमारे डिसाइपल ने वहाँ पर किसी तरह के वेपन का इस्तेमाल किया है तो तुम भी अपने डिसाइपल को वैसे ही वेपन दे देते ना। क्या तुम लोग भिखारी हो? तुम लोगों के पास पैसे नहीं जो ऐसे वेपन खरीद सको या बनवा सको? जब कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों को बोला भी मत करो, चुप
चुपचाप से यहाँ पर फाइट ही देख लिया करो, यहाँ पर वैसे भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। दूसरी तरफ वो बंदा सीनियर डिसाइपल से कह रहा था, क्या हुआ दोस्त, हवा निकल गई क्या? जब निकल ही चुकी है तो मान लेना कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरे मन में आया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी यहीं पे जान लेने वाला हूँ। तो फैसला अब तेरे हाथ में है, तो अपनी जान बचाना चाहता है या मरना चाहता है? जिस पर सीनियर डिसाइपल कहता है, अगर मैं फाइट करते हुए मर भी गया ना तो भी मुझे इससे कोई गम नहीं होगा, लेकिन मैं तेरे जैसे इंसान के सामने कभी नहीं झुकने वाला। वो दोबारा से उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और इन दोनों की फाइट फिर से बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। दोनों यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो जो सीनियर डिसाइपल था वो काफी ज्यादा कमजोर था, ना ही उसके पास उतना पावरफुल वेपन होता है जितना कि टैंक फैमिली के उस बंदे के पास है। और अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे ने सीनियर डिसाइपल के ऊपर बहुत सारे खतरनाक से खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर अभी बताया नहीं चाहता कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।